तो आज हम जिस मांगा का एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं उसका नाम है द एक्सक्यूटर और ये एक ऑनगोइंग मानवा है। ये आपको काफ़ी अच्छा लगेगा क्योंकि ये एक्शन थ्रिलर और ड्रामा से भरा हुआ है। चैप्टर 1 द एक्सक्यूशनर। हम देखते हैं कि एक जगह पर बहुत आतंकी हमला हुआ है और वहाँ पर पानी पड़ रहा है। एक लड़का जो खून से लथपथ है वो एक वाइट बाल वाले के गर्दन को पकड़ा हुआ है और वो दोनों लड़ रहे थे। तभी हम देखते हैं कि सफ़ेद बाल वाला लड़का हंसने लगता है और ये कहता है कि मुझे ये पता है। वो इसे एक बार देखता है और वो कहता है कि तुम बाकियों से डिफरेंट हो, उतने ज़्यादा मूर्ख नहीं हो जितना मैंने सोचा था। और इस तरह हम देखते हैं कि कई सारे लोग मरे हुए हैं और उनकी हालत ख़राब है। वो कहता है रू चुप हो जाओ। सफ़ेद बाल वाला लड़का कहता है तुम मुझे मार दो, अगर तुम मुझे मार भी दोगे तो मुझे इसका कोई पछतावा नहीं होगा। वो कहता है नहीं, तुम्हें मौत नहीं मिलनी चाहिए, मैं तुम्हें तड़पा के मारूंगा। और ऐसा कहते ही वो कहता है कि मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मेरी टीम का बदला मैं ज़रूर लूँगा, मैं तुम्हें उस इंसाफ पे दिलाऊंगा जहाँ तुम तड़प तड़प के मरोगे। और इस तरह कह के ही उस दिन का रिग्रेट आज भी उसे याद आता है। उसे पनिश किया जाता है लॉ के द्वारा, लेकिन उसे मौत की सज़ा नहीं मिलती। लेकिन हम ये देख सकते हैं कि उस सिपाही को उसे मारने की चाह थी। द एक्सक्यूशनर इस स्टोरी को ली जुहार ने लिखा था और इसके आर्ट डिज़ाइन है पाक जोबिट के द्वारा। चलिए हम अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। हम देखते हैं कि एक रिपोर्ट में एक लड़की है जो कि बता रही है कि इस दुनिया का सबसे बेकार विलन कैप्चर हो चुका है लड़ाई के दौरान। और उसके बाद उसका नाम है स्वैंगवान होंग। हम इसे होंग के नाम से जानते हैं। वो एक नोटोरियस विलन है। नोटोरियस मतलब ऐसा विलन जो कि अपने मन से कुछ भी कर सकता है। उसने पूरी दुनिया को डर के माहौल में डाला है। अदालत के दौरान उसे सेंटेंस मिलता है, वो भी मौत की। उसके पास सुपर पावर है जिसके कारण कोई भी डिवाइस को वो कंट्रोल कर सकता है। ये थोड़ा अजीब है और सच कहूँ तो उसे 5th फ्लोर में रखा गया है जब तक उसको मौत की सज़ा कंफर्म होती है। ये एक विलन के लिए आम बात होगी। और दूसरे शब्दों में जब ये न्यूज़ देख रहा था तो वो कहता है कि कुछ हीरोज़ वैसे होते हैं जिनके मर जाने के बाद भी किसी को कोई पछतावा नहीं होता। सच कहूँ तो इसके दौरान बहुत सारे लोगों का फ्यूनरल हुआ और उन्हें इक्वालिटी मिली। वो अपने दोस्तों को याद कर रहा होता है कि शायद उनकी कब्र पे आज श्रद्धांजलि होगी, वो भी रात को। वो जो गवर्नमेंट है उसने एक्सप्रेस किया अपना ग्रैटिट्यूड और सेल्फिशनेस कि उसने जितने भी सैनिक थे जो मरे उनके लिए उन्होंने कंट्रीब्यूट कुछ नहीं किया। उन्होंने सारा नाम अपने पे लगाया कि इसे हमने पकड़ा हुआ है। तभी टीवी का रिमोट बंद होता है और हम एक आवाज़ सुनते हैं गांगियो। तो अपना मेन कैरेक्टर का नाम है गांगियो। गांगियो, क्या अभी भी तुम रिकवर कर रहे हो टीवी और एड को देखकर? वैसे एक कैरेक्टर आता है जो कि एक इंस्पेक्टर रहता है, उसका नाम रहता है गांगो सीओ। इसे सीओ कह सकते हैं। और हम ये देख सकते हैं कि सीओ उसका ब्रदर है गांगियो का, जो एक इंस्पेक्टर है और ऑफिसर रैंक पर है। गांगो, तुम्हें एक बात पता है? शायद मैं होंग को अपने आप से मारना चाहता था अपने हाथों से, ये ज़्यादा बेहतर होता। वो कहता है गांगियो, अगर तुम ऐसा करते तो तुम भी एक क्राइम कमिट करते। क्या तुमने अपने टीममेट से वादा नहीं किया है कि तुम उससे बराबर सजा दोगे? तभी हम सीन शिफ्ट होते हुए देखते हैं कि एक लड़की होती है जो बोलती है कि हीरो लोगों को बचाते हैं और उनकी जॉब नहीं है किसी को भी मारना। उनका बस काम इतना ही रहता है कि वो लोगों को बचाए और विलन से उनको दूर रखे। ओके, तुम्हें समझ आ रहा है मैं क्या कह रही हूँ? अगर ऐसा किया जाए और हम विलन्स को मारने लगे तो हम भी एक विलन ही बन जाएंगे और ये एक ट्रायल होता है। लेकिन वो कहता है कि उसने इतने लोगों की जान ली है तो फ़र्क क्या पड़ता है अगर हम उसे मार दे तो इससे आगे जाके वो कभी किसी को नहीं मार पाएगा। इससे कोई उसकी बात पर सहमत नहीं होता है। तभी वो लड़की कहती है प्रॉमिस करो कि तुम कभी भी किसी को भी नहीं मारोगे, चाहे कितनी भी बड़ी सिचुएशन हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए। वो थोड़ी देरी तक विचार करता है गाग्यू, लेकिन सीन शिफ्ट होते हुए देखते हैं और उसका भाई कहता है तुमने एग्री किया था कि उसने जो भी कहा तुमने प्रॉमिस किया, अगर तुम किसी को मारोगे तो वो लॉ के खिलाफ हो जाएगा।
और मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं अपने हाथों से तुम्हें जेल के अंदर कर दूँ। मेरी बातें समझ रहे हो तुम? इसीलिए हम ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते हैं। फिलहाल तो हांग को एक्सक्यूट किया जाएगा, यानी मारा जाएगा अगले हफ्ते। तो तुम ये देख सकते हो, और शायद ये तुमको चाहिए था। तुमने काफ़ी अच्छा किया है एक हीरो के रूप में, और शायद कोई भी होता तो ऐसा ही करता। बाकी सब तुम ऑफिसर्स पे छोड़ दो और जज पे, वो संभाल लेंगे। सीओ कहता है, ओ कम ऑन ब्रो, हमें चलने का समय हो चुका है। चलो अपने टीममेट्स को फेयरवेल करता है। और इसी के साथ वो लोग चल देते हैं। हम देखते हैं कि वो जितने भी लोग थे मारे गए हैं, लेकिन मीडिया इससे खुश नहीं है, और साथ ही में सारे लोग उदास हैं। एक हफ्ते बाद की बात है, सब नॉर्मल हो जाता है, और उस दिन जो स्वांग वान था, यानी हांग, उसको मरना था, एक्सक्यूशन था उसका, उसे यहाँ पर लाया जाता है। माय ब्रदर, हम देखते हैं कि उसका भाई भी मारा गया है। अपने ग्वान को इल्यूजन्स हो रहे थे कि उसका भाई उसके साथ है, लेकिन कैसे? ये जो क्रिमिनल है, हम ये सपोज कर सकते हैं कि लॉ के कारण ये सरवाइव है, लेकिन जबकि ये मर जाता। मेरा भाई एक करेक्शन ऑफिसर था और वो भी मारा गया। फेयरवेल के दौरान सब काफ़ी ज़्यादा हैरान थे। तभी हम देखते हैं गांग्यू सियो, एक लड़की बोलती है, तो मैं बहुत समय से देखा नहीं। वो उसके पास आती है और कहती है, तुम एक प्रिजन वार्डन बनने वाले हो सियो योन जो के। उम्मीद है कि तुम्हारे पास कुछ टाइम है बात करने के लिए। वो गुस्से से उसे देखता है। फिर उसे एक वीडियो टेप मिलती है और वो कहता है, आखिर ये है क्या? तो वो कहती है, इसे खुद देख लो, ये हुआ था हुआंग के एक्सक्यूज़न के दौरान, तुम इसे एक बार अच्छे से देख सकते हो। तो वीडियो के दौरान हम ये देख पाते हैं कि वहाँ पर जैसे ही उसे मौत की सज़ा मिलने वाली थी, तभी वो कहता है कि ओए तुम अच्छे से देखो गांग्यू सियो, क्या तुम्हारा भाई है? उसे ये बात पता नहीं थी कि ये बात सच है। वो चौंक गया था। लेकिन तुम्हारे पास कोई सुपर पावर नहीं है, फिर भी तुम एक प्रिजन गार्ड बने हुए हो। आखिर तुम उससे बड़े हो या उससे छोटे हो? वो जब भी चुप रहता है। फिर वो दोबारा कहता है कि बताओ कि मैं तुम्हें क्या बता सकता हूँ। आखिर तुम क्या महसूस करते हो? अगर तुम मर गए तो वो क्या महसूस करेगा, तुम्हें क्या पता है? वो कहता है, क्या? तो वो कहता है, वेल तुम्हें ये पता होना चाहिए कि प्रिजन गार्ड और एक्सक्यूशनर, यानी कि जो मौत की सज़ा देता है, वो बिल्कुल एक जैसे ही होते हैं। दोनों को ही इंसान मारते हैं। तुम मुझे मारोगे, मैं लोगों को मारूंगा, ये सेम है। आगे तुम भी ऐसा ही महसूस कर सकते हो। खैर मुझे लगता है ये तुम्हारे लिए इतना आसान नहीं होने वाला है। तो वो कहता है, ये मेरे लिए बहुत आसान है। तो वो कहता है, अगर ऐसा है तो क्या तुमने कभी भी अपनी उंगलियों से किसी की आँख फोड़ी है? वो बिल्कुल एक बबल की तरह लगते हैं। उसने कहा, मैंने कभी ऐसा नहीं किया है, ना ही मैं कभी ऐसा करने वाला हूँ। मैं तुम में से नहीं हूँ, समझे क्या? और वो जल्दी से इस बटन को दबा देता है। तभी एक नाइटमेयर खुलता है और वो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। क्या तुम हम में से ही एक हो? वो काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ रहता है उसका भाई। वो जो प्रिजनर था, क्या वो उसके सपने में छेड़छाड़ कर रहा था? वो काफ़ी डर गया था, लेकिन समहाउ वो कहता है कि चलो अच्छा है, तुम्हें एक भयानक सपना मिला है ना? वेल, वो सारे लोग जा रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि उसकी जॉब जो रहती है करेक्शन ऑफिसर की, वो कर रहा होता है। उसे मौत की सज़ा मिल रही होती है। तभी जो प्रिजनर है वांग, उसे कुछ कहा जाता है कि क्या तुम्हारे पास कोई आखिरी शब्द है? तो वो कहता है, अगर ऐसा है तो फिर तुम में से बड़ा भाई कौन है, तुम या वो? तो वो कहता है कि ये कोई बात नहीं हुई, अब अपने मौत की सज़ा को काटो। 3, 2, 1, और बटन दब जाता है और वीडियो बंद। वो सोचता है वीडियो कैसे बंद हो गई? तो वही फीमेल कहती है, मैं भी यही सोच रही हूँ। जब वो मरने वाला था तभी वीडियो बंद हो गई, कुछ तो बात होगी। और उसके बाद वीडियो ब्लैंक हो गई और कट ऑफ हो गई, इसमें ग्लिच आ गया है। उसने लगता है अपनी पावर के साथ कुछ ऐसी चीज़ें की है जिसके कारण ये हुआ है। सीन शिफ्ट होने के बाद हम देखते हैं कि एक ब्लैकआउट हो जाता है और वो प्रिजनर यहाँ पे नहीं होता है। उसे पता था कि वो कुछ ऐसा करेगा जिसके कारण वो भाग सके,
और वो उस बटन को हटाता है और साथ ही में वो कहता है कि केवल वही है जो मुझे मार सकता है, तुम लोग मेरा कुछ नहीं कर सकते हो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स उसने हटा दिए थे। सब लोग उसे झुकने को कहते हैं और अंधाधुंध गोलियां बरसती हैं। सभी चीज़ें का नुकसान होता है। हम ये देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी फैल रही होती है और उसने सारे डिवाइस को सरपास किया होता है। लेकिन उसका भाई ये कहता है कि मैं ये रिपोर्ट करता हूँ कि वो निकलने वाला है, जल्दी उसे पकड़ो। ऐसा कहते ही वो उसके बगल में आ जाता है, उसके कंधे में हाथ रखता है और एक ही पल में उसकी बॉडी बहुत बुरी तरीके से डिफॉर्म हो जाती है और उसकी बॉडी फट जाती है। ये देखकर वो काफ़ी हैरान रहता है और साथ ही में वो वाइट वाल वाला बंदा कहता है, तुम्हें क्या लगता है ये काफ़ी कमाल था, है ना? मुझे ऐसा लगता है कि तुम उसके बड़े भाई हो। मुझे ये बात अब पता चली, क्या मैं सच हूँ? तो वो अपनी छड़ी को निकालता है और उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन उसका हाथ पूरी तरीके से मुड़ जाता है और हम ये देख सकते हैं उसका हाथ फट जाता है। वो दर्द के मारे चिल्ला रहा होता है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता। तो उसके बाद वो सफ़ेद बाल वाला हुआंग कहता है, मैंने तुमसे बस एक सवाल पूछा है, तुम्हें उसका जवाब देना चाहिए। तो वो कहता है, मैं तुम्हें अपने लॉ के द्वारा पनिश करने वाला हूँ। तुम सरवाइव नहीं कर पाओगे, यू मॉन्स्टर। एक तेज़ी सी आवाज़ आती है और हमें ये पता चलता है कि उसका जो भाई है वो मर चुका है। सब चीज़ें बदल गई और वो वाइट बाल वाला प्रिजनर यानी हुआंग सबको मार चुका होता है। और उसके बाद वो कहता है, मुझे लगता है गांग्यू तुमसे ज़्यादा बेहतर था, तुम नहीं। और ये वीडियो चलती है जो गांग्यू देखता है। फीमेल कहती है, और उसके बाद तुम्हें क्या लगता है कि वो ईएमपी स्ट्राइक से बच गया होगा? वो आराम से बच गया और इसकी तरह बहुत सारे लोग हैं जो बच गए हैं और सारे प्रिजनर्स यहाँ से भाग गए हैं। उन सबको उसने फ्री कर दिया अपने डिवाइस के दौरान। और सच कहूँ तो वो सारे लोग यहाँ से भाग गए हैं। मुझे लगता है कि अब हम बहुत बड़ी मुसीबत में पहुँच गए हैं। सारे ऑफिसर्स मर गए और वो एक ट्रैप था जिसमें हम लोग फंस गए हैं। तो उसने कहा कि आखिर ईएमपी स्ट्राइक किसने लॉन्च किया था? वो चुप थी। उसके बाद उसने कहा कि हम अभी भी इसी की तलाश कर रहे हैं कि आखिर इसमें किसकी गलती थी। और उसके बाद एक गार्ड कहता है, हीरो ग्वांग्यू सियो, मुझे माफ़ करना, लेकिन हम आपके ब्रदर को तो बचा नहीं पाए, लेकिन आपकी फ्यूनरल में मुझे ये बात बतानी पड़ी। लेकिन क्या आप सरफास कर सकते हैं उन प्रिजनर्स को और दोबारा से उन्हें मार सकते हैं? वो कहता है, ऑफ कोर्स, लेकिन एक कंडीशन है। मेरे टीममेट ने मुझे एक ही चीज़ कही थी और एक ही कंडीशन रखी थी कि कभी भी कुछ भी हो जाए किसी को मारना नहीं है। लेकिन हम हीरोज़ हमेशा लोगों को बचाते हैं, ना कि उन्हें मारते हैं। जबकि हमें पता है कि वो आगे जाकर अगर बच गए तो वो दोबारा 10,000 को मार देंगे। लेकिन मेरा ब्रदर करेक्ट था, ऑफिसर, करेक्टर ऑफिसर था वो। उसे बेरहमी से मारा गया और अब मैं चाहता हूँ कि मैं उन सब का बदला लूँ जो यहाँ पर थे। तभी हम देखते हैं कि वो वहाँ पर एंट्री लेता है। सारे प्रिजनर्स कहते हैं कि आखिर ये है क्या, क्योंकि सारे प्रिजनर्स निकलने वाले होते हैं। तभी हम देखते हैं डैशिंग सी एंट्री में एक ब्लैक शैडो आता है जिसके आँख चमक रहे होते हैं। उस पे हीरो का बैज लगा हुआ रहता है और कहता है, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। अब मैं यहाँ पर तुम्हें सीधे मारने के लिए आया हूँ, ना कि अब तुम्हें कोई बचा सकता है। मैं हूँ गैंग्यू सीओ, तुम्हारा न्यू करेक्टर या करेक्शन ऑफिसर। गैंग्यू सीओ सब देखकर हैरान थे, लेकिन वो ये भी पूछते हैं कि आखिर हीरो ऐसी प्रिजनर गार्ड की यूनिफॉर्म क्यों पहन रहा है, ये तो उसके काम पे नहीं है। वेल, अगर ऐसा है तो फिर तुमसे मिलकर अच्छा लगा, क्योंकि आज हम पूरे फुल फॉर्म में हैं और तुम हमें नहीं मार पाओगे। चलो मरो फिर अब। और वो सारे लोग उस पर टूट पड़ते हैं। देखते ही देखते एक ही पंच में सबकी खाल अलग हो जाती है और सारे लोग बुरी तरीके से मरने लगते हैं। हम ये देख सकते हैं कि इस बार जो अपना गैंग्यू सीओ है वो किसी को छोड़ नहीं रहा होता है। एक ही सन में आधे लोग मर जाते हैं और सब लोग ये सोचते हैं कि आखिर ये हुआ कैसे। तो वो कहता है, हेलो माइक टेस्टिंग, मेरी बात सुनो सुअर के पिल्लो।
यहाँ पर गवर्नमेंट ने मुझे ये ऑर्डर दिया है कि अगर कोई भी ग्राउंड से नीचे भागने की कोशिश करे तो उसे मार दिया जाएगा। तो मैं आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करनी होगी। हम देखते हैं कि एक प्रिजन में एक बड़ा सा आदमी बंधा हुआ रहता है और फर्स्ट बेसमेंट फ्लोर में कुछ लड़कियां भी, सेकंड बेसमेंट फ्लोर में कुछ अलग और थर्ड बेसमेंट फ्लोर में भी अलग और फोर्थ में भी और फिफ्थ में। और हम ये देख सकते हैं कि पांचों में अलग अलग लेवल के फ्लोर कैदी भरे हुए हैं। और धीरे धीरे हम ये देखते हैं कि सबने अपना अपना बेस टेक ओवर किया है। वाइट वाला बंदा कहता है कि लगता है फाइनली ये आ गया। मेरे भाई की ड्यूटीज़। अपना कैरेक्टर फॉर्म में रहता है और कहता है कि मुझे ये आदेश मिला है कि मैं तुम सबको यहाँ पर मार दूँ। ऐसे ये चैप्टर 1 ख़त्म होता है।